फिर जैसे हमने स्टेबल रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी के बाद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को हमने कहा जी लैक ऑफ वेरिएबिलिटी इन डिविडेंड पेमेंट्स में वेरिएबिलिटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट्स ऑफ डिविडेंड पे की जाती हैं, पेमेंट ऑफ सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली, कंपनी ये डिसाइड करे थी कि ये मिनिमम डिविडेंड है, ये तो हमने रेगुलरली पे करना ही करना है, और उसके ऊपर ग्रोथ वगैरह जो भी आप उसके ऊपर ऐड करें। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी? देयर आर 5 एडवांटेजेस। फर्स्ट वन, इट सिग्निफाइज कंटिन्यूड नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। ये चीज को सिग्निफाई करता है कि कंपनी के जो कंपनी नॉर्मली ऑपरेट कर रही है, उसकी पोजीशंस ठीक चल रही हैं, उसको एज एच ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ रही। इट स्टेबलाइजेज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर स्टेबलाइज होती है, क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है, मेंटेन होता है, रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो आपकी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट ये होता है कि कंटिन्यूअस नेशनल इनकम आती है, जिन लोगों ने शेयर्स परचेज किए हुए होते हैं वो कंटिन्यूअसली उतनी अमाउंट जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। एंड इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड टू मैनी इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसके ऊपर बेस कर सकते हैं अपनी इनकम को और अपनी अर्निंग्स को और अपनी जो लिविंग है उसको, इससे जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। So the third item is irregular dividend policy. Few companies follow irregular dividend policy. अब irregular dividend policy का मतलब क्या है? Irregular dividend policy का मतलब सर आपकी आवाज बिल्कुल गायब हो गई है सर। बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब आवाज ठीक है? सर आप कट रही है सर आवाज। चलें, अब इशू कर रहा है, कट रही है सर, अभी भी कट रही है आवाज। ये रेगुलर डिविडेंड चले मैं आपको ये दोबारा जब आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी ना तो उसमें ये ठीक होगी, इसमें जो है ना रिकॉर्डिंग जो है इसमें हम बात कर रहे थे एडवांटेजेस की। फर्स्ट तो हमने ये कहा कि फर्स्ट एडवांटेज ये है कि कंपनी के जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो सिग्निफाइज होंगे, ये सिग्नल जाएगा कि कंपनी नॉर्मली ऑपरेट कर रही है, नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं, कंपनी के सेल्स, उसके एक्सपेंसेस सब कुछ नॉर्मलाइज है, उसमें एज एच ऐसी कोई प्रॉब्लम या इश्यूज नहीं है। सेकंड, ये पॉइंट हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो स्टेबलाइज होगी। ये भी पॉइंट हमने लास्ट टाइम थर्ड भी डिस्कस किया है प्रीवियस स्लाइड पे कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, उनको ये पता होगा कि हमें एक स्टेबल डिविडेंड मिलता है। और नेक्स्ट फोर्थ ये है रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, कि आपकी नेशनल इनकम जो है ये आपकी मैक्रो एक बेनिफिट है कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी नेशनल इनकम कंटिन्यूअस रहती है, क्योंकि जिन लोगों ने जो कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो कर रही होंगी तो उनके जो इन्वेस्टर्स होंगे उनकी सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है वो तकरीबन वो रिसीव कर रहे होंगे, तो आपकी नेशनल इनकम का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। एंड इट प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू मैनी इन्वेस्टर्स। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनकी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी हो। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से क्या होगा कि उनकी जो अर्निंग्स होंगी वो स्टेबलाइज रहेंगी, वो उसकी बेस पे जो है अपनी लिविंग को सपोर्ट कर सकेंगे। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होगी उसकी बेस पे जो डिविडेंड्स आएगा उससे वो अपनी लिविंग को सपोर्ट कर सकते हैं, वो अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। थर्ड टाइप जो हम बात कर रहे थे, इट इज कॉल्ड एज इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। अब सबसे पहले इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है? इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का मतलब ये है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी रेगुलर नहीं होगी, कंपनी कभी डिविडेंड पे करेगी, कभी डिविडेंड पे नहीं करेगी, कभी डिविडेंड ज्यादा पे होगा, कभी डिविडेंड कम पे होगा। इट इज कॉल्ड एज इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। और इस पॉलिसी के कोई एडवांटेजेस नहीं है, इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसके हम सिर्फ रीजंस को डिस्कस करेंगे कि कौन से कि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करे, या ये जो फोर्थ है नो डिविडेंड पॉलिसी इसको फॉलो करें। हर कंपनी ये चाहेगी कि या तो रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो किया जाए या स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो किया जाए। तो फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज की इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होगी या नो डिविडेंड पॉलिसी होगी? तो इन दोनों के लिए हम रीजंस की बात करेंगे। तो जो थर्ड है इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, इसकी रीजंस क्या है? फ्यू कंपनीज फॉलो इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी बिकॉज ऑफ, कौन सी कंपनीज की मजबूरी होगी कि वो इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी पे जाएं? अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स, उनकी अर्निंग्स अनसर्टेन होती हैं।
कभी अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, कभी अर्निंग्स बहुत कम हो जाती हैं, तो वो इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी उनकी मजबूरी है। जब अर्निंग्स होंगी तो वो डिविडेंड पे कर देंगे, अर्निंग्स नहीं होंगी तो डिविडेंड पे नहीं करेंगे। अर्निंग्स ज्यादा होंगी तो ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे, अर्निंग्स कम होंगी तो कम डिविडेंड पे करेंगे। देन सेकंड इज अनसक्सेसफुल बिजनेस ऑपरेशन। किसी कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, वो कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होगी, क्योंकि आपको अर्निंग का कोई पता नहीं है। लैक ऑफ लिक्विड रिसोर्सेज, थर्ड रीजन ये है कि कंपनी के पास लिक्विड रिसोर्सेज जो कैश है या कैश इक्विवेलेंट्स हैं वो कम है। जब उसके पास कैश होता है वो डिविडेंड पे कर देते हैं, जब कैश नहीं होता डिविडेंड पे नहीं करते। जब कैश ज्यादा होता है तो डिविडेंड ज्यादा पे कर देते हैं, जब कैश कम होता है तो कम डिविडेंड पे करते हैं। Then the fourth reason is fear of adverse effect of regular dividend payments. Sometime अब अगर आप रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, और उसकी वजह से अगर आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको जो है वो बाहर से फाइनेंसिंग लेनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा। तो सम टाइम कंपनी रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी इसलिए भी फॉलो नहीं करती कि उनको ये थ्रेट होता है, उनको ये खतरा होता है कि अगर हमें फ्यूचर में फर्दर इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी और हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कम हुई तो हमें जो है वो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पे जाना पड़ेगा, हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे या डेट इशू करना पड़ेगा, और उस पर हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा या हमारे जो है वो डिविडेंड अमाउंट बढ़ जाएगी, हमारी अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी। तो इस वजह से भी जो है वो आप इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी पे जो है वो चले जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉलिसी है डिविडेंड पॉलिसी, दैट इज नो डिविडेंड पॉलिसी। सिंपली इसमें यदि आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रहे हैं, डिविडेंड की पेमेंट है ही नहीं, कम या ज्यादा की कंडीशन नहीं है, आप डिविडेंड पे ही नहीं कर रहे हैं, अगेन इसके कोई एडवांटेजेस नहीं है, इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है, तो हम इसके रीजंस की बात करेंगे। व्हाट आर द रीजंस? फर्स्ट ऑफ ऑल अनफेवरेबल वर्किंग कैपिटल पोजीशन। आपके पास वर्किंग कैपिटल अनफेवरेबल है, मींस आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ज्यादा हैं और आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स, आपके करंट एसेट्स कम है, आपके पास फंड्स कम अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, तो आप कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर सकेंगे। और रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आपको अपनी एक्सपेंशन के लिए या ग्रोथ के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। ये न्यू कंपनीज भी हो सकती हैं, ग्रोथ कंपनीज भी हो सकती हैं, कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिल गया उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको शायद वर्किंग कैपिटल तो ठीक है आपका, वर्किंग कैपिटल का मसला नहीं है, कैश का भी इशू नहीं है, लेकिन आपको अपनी एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए फंड्स की जरूरत है। तो कंपनी ये समझती है कि बजाय इस स्टेज के कि हम इन्वेस्टर्स को डिविडेंड पे कर दें और आउटसाइड फाइनेंसिंग पे जाएं, ज्यादा इंटरेस्ट पे करें, ज्यादा शेयर इशू करें, उसकी बजाय बेहतर ये है कि जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को यूज किया जाए अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो है 4 सर डिफरेंट। इसमें तो अब हमने ये डिविडेंड पॉलिसी की टाइप्स के बाद नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कंपनी है अब अगर उसने ये डिविडेंड पे करना है, जितना भी डिविडेंड पे करना है, कम पे करना है, ज्यादा करना है, रेगुलर करना है, इरेगुलर करना है, स्टेबल डिविडेंड, जो भी डिविडेंड पे करना है, वो किस किस फॉर्म में जो है वो डिविडेंड को इशू कर सकती है, डिविडेंड को पे कर सकती है। तो कंपनी मोस्टली जो है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं कंपनी के पास, वो 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे डिविडेंड की पेमेंट होती है। फर्स्ट इज कैश डिविडेंड, सेकंड वन इज स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड, एंड थर्ड वन इज स्टॉक डिविडेंड। जो सबसे यूजुअल फॉर्म होती है वो कैश डिविडेंड होती है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी ने अनाउंस किया, फॉर एग्जांपल कंपनी के पास, जैसे नॉर्मल जो एग्जांपल लेके चलते हैं, कंपनी के पास 1 मिलियन कैश अवेलेबल है जो उसके प्रॉफिट है। कंपनी ने कहा जी इसमें से हमने 6 लाख कैश जो है ना वो डिविडेंड के तौर पे पे करना है। तो कंपनी ने क्या किया, जितने शेयर होल्डर्स थे उनके दरमियान 6 लाख रुपीज या डॉलर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जितना जितना शेयर होल्डिंग्स थी उसके मुताबिक जो है वो शेयर वाइज जो है वो आपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैश के सूरत में। इसको हम कहते हैं जी कैश डिविडेंड, कि आपने जो है वो डिविडेंड को कैश की सूरत में डिस्बर्स किया, इन्वेस्टर्स के पास कैश चला गया, शेयर होल्डर्स के पास कैश चला गया, वो उनके बैंक अकाउंट में या कंपनी के पास चले गए, कंपनी से ले लिया, वट एवर जो भी फॉर्म में आपने दिया।
वो कैश चला गया उनके पास, और अब ये इन्वेस्टर्स की मर्जी है वो उस कैश को कंज्यूम कर लें, वो उसको फर्दर इन्वेस्ट कर लें, इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, कहीं और इन्वेस्ट करें, वट एवर जो भी करना है वो इन्वेस्टर्स की मर्जी है, उनके पास कैश चला जाएगा। तो कंपनी की कैश अमाउंट जो है वो 6 लाख से कम हो जाएगी, क्योंकि वो जब 6 लाख डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसका 6 लाख कैश अमाउंट कम हो जाएगा। उसके पास पहले 2 मिलियन कैश पड़ा हुआ था, तो अब उसके पास 1.6 मिलियन रह जाएगा और 4 लाख जो कैश है वो निकल जाएगा। या 6 लाख पे की है तो 1.4 मिलियन कैश रह जाएगा, और रिटेन अर्निंग में 1 मिलियन था, 6 लाख पे हो गया, तो बाकी 4 लाख जो है वो रिटेन अर्निंग में रह जाएगा। ये इसका प्रोसेस होता है जब आप कैश डिविडेंड पे करते हैं। जो सेकंड फॉर्म ऑफ डिविडेंड पेमेंट है वो स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड है। सम टाइम कंपनी को ये लगता है कि जी हमने डिविडेंड पे करना है, हमें करना चाहिए, हमारी रिप्यूट डिस्टर्ब हो सकती है अगर हम डिविडेंड पे ना करें, और उन्हें ये लगता है कि हम फ्यूचर में इंटरेस्ट वगैरह तो पे कर सकते हैं। जैसे सपोज वो कहते हैं जी 6 लाख डिविडेंड पे करना है, वो कर देना चाहिए, हम फ्यूचर में इतने ऑपरेशन चल रहे हैं, हम इंटरेस्ट पे कर लेंगे, लेकिन कैश ये 6 लाख हमें चाहिए। हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, वो 6 लाख ही चाहिए आपको, तो बजाय इसके कि आप 6 लाख कैश डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर 6 लाख आप मार्केट में जाएं, वहां पे बॉन्ड इशू करें या लोन लें, उसको इंटरेस्ट पे करें, कंपनी क्या करती है वो अपने इन्वेस्टर्स को, वो अपने शेयर होल्डर्स को 6 लाख की वैल्यू के बॉन्ड इशू कर देती है, जिसका जितना जितना शेयर बनता होता है डिविडेंड का, उतनी उतनी वैल्यू के बॉन्ड उसके पास आ जाते हैं। अब इन्वेस्टर्स को डिविडेंड मिल गया, कैश नहीं मिला, बॉन्ड्स की सूरत में मिल गया। अब वो इन्वेस्टर्स की मर्जी है, जिसने कैश में कन्वर्ट करवाना है वो बॉन्ड को मार्केट में ले जाके सेल करेगा और कैश ले लेगा, जिसको कैश की जरूरत नहीं होगी वो बॉन्ड को होल्ड कर लेगा। अब कंपनी फ्यूचर में उस 6 लाख के जो बॉन्ड इशू किए हुए हैं उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट पे कर देगी। तो कंपनी को फायदा क्या हुआ? कंपनी को दो बेनिफिट्स मिले। उसने जो अपनी रिप्यूट बनानी थी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिविडेंड उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसकी रिप्यूट ठीक रही कि ये कंपनी रेगुलर डिविडेंड पे किया या स्टेबल डिविडेंड के लिए पे कर दिया। इन्वेस्टर को पता चल गया, मार्केट को पता चल गया कि डिविडेंड पे किया गया है, और कंपनी का कैश भी कम नहीं हुआ, कंपनी का कैश भी वहीं पे खड़ा रहा, और इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट मिल गया कि डिविडेंड मिल गया, जिसको कैश की जरूरत होगी वो कैश में कन्वर्ट करवा ले, जिसको बाद में जरूरत होगी वो बाद में कन्वर्ट करवा ले। It is called as dividend, bond dividend. And third one is stock dividend. Again, just like bond dividend, आपको कैश की जरूरत है लेकिन आप डिविडेंड पे भी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप 6 लाख आपने डिविडेंड पे करना है, आप कैश नहीं पे करना चाहते और आप बॉन्ड भी इशू नहीं करना चाहते, आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अनसर्टेनिटी है, तो पता नहीं हम इतना जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो आप क्या करते हैं, आप 6 लाख की वैल्यू के शेयर्स इशू कर देंगे। जिस शेयर होल्डर को जितने उसके शेयर्स बन रहे होंगे शेयर होल्डिंग के हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से, उतनी उतनी अमाउंट के उनको स्टॉक्स इशू हो जाएंगे, उतनी उतनी अमाउंट के शेयर इशू हो जाएंगे। तो अगेन वही सेम बेनिफिट मिलेगा बॉन्ड डिविडेंड वाला, आपके पास कैश भी रहेगा कंपनी के पास और डिविडेंड भी पे हो जाएगा, और इन्वेस्टर को भी बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टर जिसको कैश चाहिए होगा वो शेयर को सेल कर दे मार्केट में जाकर कैश ले ले, जिसको कैश नहीं चाहिए वो स्टॉक को होल्ड किए रखे, जब कैश चाहिए होगा तो कन्वर्ट करा ले। मार्केट में भी सिग्नल चला गया कि जी डिविडेंड पेमेंट हो गई है, कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टर को भी पता चल गया। तो जब कंपनी कैश को सेव करना चाहती होती है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए, तो सम टाइम वो कैश डिविडेंड की बजाय बॉन्ड डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड पे चल जाती है, जिसमें कंपनी को भी बेनिफिट मिल जाता है, शेयर होल्डर को भी बेनिफिट मिल जाता है, आपकी पोजीशन और रिप्यूट भी जो है वो ठीक रहती है। ये हमारे पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं डिविडेंड के लिए। ओके जी, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड के बाद नेक्स्ट जो बात हमने करनी है दैट इज बोनस इशू वर्सेस स्टॉक स्प्लिट। ये दो टर्म्स हम यूज करते हैं फाइनेंस में, बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। तो हम इनकी बात करेंगे कि बोनस इशू का क्या मतलब है और स्टॉक स्प्लिट का क्या मतलब है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोनस इशू, ये सब लोगों ने माइक जरा ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। Accumulation of the earnings in reserve funds instead of paying it to the shareholders in the form of dividend and conversion into share capital
by allotment to shareholders in proportion to their existing holding is bonus issue. अब यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास जितना प्रॉफिट आया वो सारे का सारा प्रॉफिट आपने कहाँ पे ऐड कर दिया। सपोज अगर आपने कोई डिविडेंड पे नहीं किया, ना आपने कैश डिविडेंड पे किया, ना आपने बोनस डिविडेंड, ना आपने बॉन्ड डिविडेंड पे किया, ना आपने स्टॉक डिविडेंड पे किया, आपने डिविडेंड जितना प्रॉफिट हुआ उसको उठाया और रिजर्व में डाल दिया। और उस रिजर्व को हमने कहा कि उस रिजर्व को जो है वो हम कहते हैं कि ये रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है जी। तो जितना हमारे पास प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को जब आपने उसकी पेमेंट नहीं की डिविडेंड की सूरत में, तो वो आपका रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर जो है वो ऐड हो गया। अब रिटेन्ड अर्निंग्स आपका रिजर्व है, ये वो रिजर्व है जिसमें प्रॉफिट की अमाउंट आपने डाली हुई है और उस प्रॉफिट को आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं किया होगा, तो वो आपके रिजर्व फंड के अंदर जो है वो आ रहा है। अब आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका रिजर्व ज्यादा हो चुका हुआ है और अभी जो है वो आप ना ही कैश इशू करना चाहते हैं, ना ही आप उसके बॉन्ड इशू करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि ये सारे का सारा जो रिजर्व है इसको जो है वो आप आगे फर्दर जो है वो यूज कर सकें। मींस सारे का सारा रिटेन्ड अर्निंग्स में से रिटेन्ड अर्निंग को आप जीरो करना चाह रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग को आप खत्म करना चाह रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो रिटेन्ड अर्निंग की बजाय आपके शेयर कैपिटल में अमाउंट ऐड हो। फॉर एग्जांपल, आपको 1 मिलियन लास्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ, उससे पहले आपका 4 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग मौजूद है, तो 4 मिलियन पहले मौजूद है, 1 मिलियन आपको और प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल रिटेन्ड अर्निंग हो जाएगी आपकी 5 मिलियन। अब आपने ये कहा कि जी ये 5 मिलियन हमें रिक्वायर्ड है, 5 मिलियन रिटेन्ड अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हुई है और आप इस 5 मिलियन को यूज़ करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप ये चाहते हैं कि हम इसको डिविडेंड की फॉर्म में नहीं देना चाह रहे, बल्कि हम जो है इसको शेयर कैपिटल में इसको ऐड करना चाहते हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप 5 मिलियन के शेयर्स इशू करेंगे और ये शेयर्स आप जनरल पब्लिक को इशू नहीं करेंगे, आप किसी आउटसाइडर को नहीं देंगे, बल्कि क्या होगा कि जितने आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके उनके ऊपर ये 5 मिलियन के शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जस्ट लाइक डिविडेंड जो है, जिसके हिस्से में जिसके शेयर में जितनी अमाउंट आ रही होगी उसकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक उतनी अमाउंट के उसको बोनस शेयर्स जो है उसको मिल जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स, और इसकी वजह से आपका जो शेयर कैपिटल होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, आपकी नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। सो शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इंक्रीजेज विद ए डिक्रीज इन इट्स रिजर्व प्रॉफिट। तो आपका शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जो आपके रिजर्व होते हैं प्रॉफिट्स के, रिटेन्ड अर्निंग जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो शेयर होल्डर्स गेट बोनस शेयर्स इन कंपनसेशन ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड की कंपनसेशन पे आपको बोनस शेयर्स मिल जाते हैं। उसका शेयर होल्डर्स को फायदा क्या होता है कि डिविडेंड आपने 5 मिलियन तो पे नहीं करना था, डिविडेंड तो शायद आप 6 लाख पे करते, 4 लाख पे करते, या शायद 1 मिलियन पे करते थे, लेकिन आपने क्या किया, 5 मिलियन के आपके शेयर पड़ा हुआ था रिटेन अर्निंग, आपने 5 मिलियन ही उनको जो है वो बोनस के तौर पे दे दिया। मींस इन रियल सेंस हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को 5 मिलियन का स्टॉक डिविडेंड मिल गया। उनको जो है वो, इसको हम बोनस इशू कहते हैं, क्योंकि आपने करंट ईयर के प्रॉफिट को सिर्फ यूज नहीं किया, आपने जितनी रिटेन अर्निंग्स पड़ी हुई थी आपके पास, आपने सब की सब जो है वो आपने बोनस इशू के तौर पे दे दी, या उसके एक मेजर पोर्शन जो है वो आपने बोनस इशू के तौर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका इफेक्ट ये होता है कि शेयर होल्डर्स के पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो जाते हैं और कंपनी जो होती है उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स कम हो जाती हैं, उसके पास कैश मौजूद रहता है और नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसके पास ज्यादा हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स।